हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर इम्पैक्ट लर्निंग में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दो ध्रुवीयता का अंत। और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस। तो प्रीवियस सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो टॉप 10 क्वेश्चन निकल के आए हैं इस चैप्टर से, वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो 100% चांस है कि इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे या जो शॉर्ट्स क्वेश्चन आएंगे मीडियम, वो इन क्वेश्चंस में से ज़रूर आएंगे। तो मेरा नाम है मनीष ठाकुर। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन में कोई दो अंतर स्पष्ट करें। तो क्या था पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन में? तो एक तो पश्चिमी जो दुनिया थी वो थी पूंजीवादी, और जो पूर्वी गठबंधन के जो संगठन थे उनकी थी साम्यवादी विचारधारा। पश्चिमी गठबंधन के जो देश हैं वो पहली दुनिया कहलाते थे, और जो पूर्वी गठबंधन में शामिल देश हैं वो दूसरी दुनिया कहलाते थे। पश्चिमी गठबंधन का प्रतिनिधित्व तो अमेरिका कर रहा था, वहीं पूर्वी गठबंधन का प्रतिनिधित्व यूएसएसआर सोवियत संघ कर रहा था। तो ये डिफरेंसेस है दोनों में, पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बर्लिन की दीवार दो ध्रुवीयता का प्रतीक कैसी थी? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है चैप्टर में और पूछा कई बार जाता है ये। तो इसका एक लंबा क्वेश्चन है, वैसे तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ पहले। बर्लिन की दीवार के पूर्व में जो लोग थे वो साम्यवादी विचारधारा से रिलेटेड थे, और जो पश्चिम में थे वो पूंजीवादी विचारधारा से संबंधित थे। तो दो विचारधाराओं के बीच की ये दीवार दो ध्रुवीयता का प्रतीक थी। मैं आपको समझा देता हूँ फिगर बना के। जैसे आप इसे जर्मनी मान लें, और बीच में बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। ये दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी और 1961 में बनी थी। इधर जो थे वो साम्यवादी विचारधारा के थे, पूर्वी जर्मनी, और इधर जो है हमारा पश्चिमी जर्मनी है, जो कि पूंजीवाद को मानता है, पूंजीवाद का समर्थक और इस साम्यवाद का समर्थक। कितने सालों तक खड़ी रही ये दीवार? 48 ईयर्स तक खड़ी रही। 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया। किसके द्वारा? पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा। ठीक है, कितने किलोमीटर थी, कब बनी थी, कब गिराई गई, कितने वर्ष तक खड़ी रही? पश्चिमी जो जर्मनी है वो पूंजीवाद का समर्थक है, वहीं पूर्वी जर्मनी जो है साम्यवाद का समर्थक है। तो ये दोनों विचारधाराओं के बीच की जो विभाजक दीवार है, यही दो ध्रुवीयता का प्रतीक है, बर्लिन की दीवार। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत संघ के किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख करें। जो सोवियत प्रणाली थी उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में कई बार पूछा गया सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में। तो सोवियत प्रणाली समतामूलक समाज पर आधारित थी, है ना। समतामूलक समाज पर मतलब ऐसा समाज जहाँ पे समानता पर बल दिया गया था। समाज पर आधारित समाज, समानता पर आधारित समाज की रचना करना था सोवियत प्रणाली का उद्देश्य। तो सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली समतामूलक समाज पर आधारित थी, जिसमें पूंजीवाद व निजी संपत्ति का अंत करके समानता पर आधारित समाज की रचना करना था। इसकी जो 5 विशेषता है उनमें सबसे जो कॉमन पॉइंट हर कोई बता देता है यूट्यूबर, कि सुई से लेकर कार तक के उत्पाद जो है उनका निर्माण देश में ही होता था। कहने का मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो उत्पाद था उसका उत्पादन, उसका निर्माण देश के अंदर ही होता था। ये इसकी प्रथम विशेषता है। उसके बाद सोवियत सरकार जनता को जो है रियायती दरों पर खाने से संबंधित, शिक्षा से रिलेटेड और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं। तो पहला क्या था कि सभी वस्तुओं का निर्माण देश में ही। उसके बाद रियायती दरों पर सामान उपलब्ध करवाया जाता था। पर शिक्षा
स्वास्थ्य और खाने पीने की वस्तुएं। ये चीज़ इन्हें सरकार रियायती दरों पर उपलब्ध करवाती थी, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा दी जाती है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा, या जैसे हमारे इंडिया में राशन की दुकानें हैं जहाँ पे कम रेट पे लोगों को अनाज प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ऐसे ही सरकार वहाँ के सोवियत संघ की लोगों को रियायती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध करवाती थी खाने पीने की। ये इसकी दूसरी विशेषता है। और सोवियत प्रणाली में एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण था, ये इसकी विशेषता है। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ में इसका दबदबा था, कई वर्षों तक इसका शासन रहा। उसके बाद निजी संपत्ति नहीं थी इसमें, सोवियत प्रणाली में। निजी संपत्ति का अधिकार नहीं था। उसके बाद सोवियत संघ दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था अमेरिका को छोड़ के, शक्तिशाली अर्थव्यवस्था। और इतने बड़े गणराज्य थे, 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था। तो इतने दूर दराज में क्षेत्रों की स्थापना के बाद भी वहाँ पे जो संचार व्यवस्था थी वो बहुत उन्नत थी वहाँ की। ठीक है, सोवियत संघ में परिवहन की सुव्यवस्थित और विशाल व्यवस्था के कारण इसके जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, मतलब जो काफ़ी दूर दूर पर स्थित होते थे, इतने दूर होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और संचार व्यवस्था बहुत अच्छी थी। संचार व्यवस्था। तो ये 5 विशेषताएं होगी इसकी। सभी वस्तुओं का निर्माण देश में होता था, रियायती दरों पर वस्तु उपलब्ध करवाई जाती थी, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, निजी संपत्ति का अधिकार नहीं था, अर्थव्यवस्था काफ़ी शक्तिशाली थी अमेरिका को छोड़ के, संचार व्यवस्था बहुत अच्छी थी, परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे और उनके द्वारा लागू की गई सुधारों की नीतियाँ कौन सी थी। ये अलग से क्वेश्चन पूछ लेंगे मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, या 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गोर्बाचेव की जो नीतियाँ थी उसकी उन सुधारों के कारण किस प्रकार सोवियत संघ जो है विघटन की ओर बढ़ा, क्या कारण थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे। ठीक है, लास्ट प्रेसिडेंट थे। और इनका टाइम पीरियड क्या था, 1985 से 91 के बीच में। और 91 के बाद सोवियत संघ के विघटन की घोषणा हो चुकी थी और यूएसएसआर का उत्तराधिकारी फिर रूस को बनाया गया था। तो मिखाइल गोर्बाचेव ऐसे नेता थे सोवियत संघ के अंदर जो सुधार करना चाहते थे, और इन्होंने सोवियत संघ को एक लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश करी, पुनर्निर्माण की योजना शुरू करी है। जैसे दो इनकी नीतियाँ थी, एक पुनर्गठन की और एक खुलेपन की, जिसे ग्लासनोस्ट कहा जाता है, ग्लासनोस्त, जिसका अर्थ होता है पुनर्गठन। और एक दूसरी नीति नाम है पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका, इसका अर्थ होता है खुलापन। तो मुक्त व्यापार की व्यवस्था को अपनाना चाह रहा था, लोकतांत्रिक रूप देना चाहता था सोवियत संघ को, लेकिन सुधारों की इतनी धीमी गति के कारण वहाँ की जनता खुश नहीं थी। और गोर्बाचेव जो सुधार करना चाह रहे थे सोवियत संघ के अंदर, उससे पार्टी के नेता खुश नहीं थे, क्योंकि उनके अधिकारों में कमी आ रही थी, विशेष अधिकारों में कमी आ रही थी। इसलिए ना तो जनता ने और ना ही पार्टी के सदस्यों ने गोर्बाचेव का समर्थन किया, और कुछ समय बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो आप अगर खुद भी देखेंगे तो हर साल 6 मार्क्स में सोवियत संघ के विघटन के कारण परिणाम, तो ये हर साल रिपीट हुआ है। कोरोना के टाइम से आप भले ही इसको 1-2 बार ना देखेंगे, लेकिन
ये हर साल आता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो ये तो आपको करना ही करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, कारण और ये दोनों परिणाम। तो मैं आपको बुलेट पॉइंट्स इसके बता देता हूँ कि क्या कारण थे। एक तो लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं का पूरा ना होना, मतलब लोगों की आकांक्षा का पूरा ना होना, ये पहला कारण है। क्योंकि सरकार वहाँ की तानाशाही हो गई थी, भ्रष्टाचार पूरे देश में फैल रहा था, तो ये खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई थी। इस वजह से सरकार और जनता के बीच में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, मतलब जनता जो है अपने आप को सरकार से जोड़ के नहीं देख पा रही थी, जिस कारण लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई और वो लोगों का मतलब वो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। दूसरा जो हमारा कारण है विघटन का, वो है संसाधनों का गलत प्रयोग, कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का उपयोग किया लेकिन गलत जगह किया, गठबंधन में शामिल देशों पर पैसे खर्च कर दिए, हथियारों के निर्माण में कर दिए, और इसका सबसे बुरा असर उसकी अर्थव्यवस्था पे पड़ा और वो विघटन का कारण बना। तो लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, संसाधनों का गलत प्रयोग, और जो हमारा तीसरा कारण है वो है गलत प्रचार, पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार। सोवियत संघ में काफ़ी समय से ये प्रचार किया जा रहा था कि जो पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था या अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वो हमारे से पीछे है, हम उनसे काफ़ी आगे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब यूएसएसआर के लोगों को पता चला कि भाई हमारी सरकार हमारे से झूठ बोल रही है और पश्चिमी दुनिया तो हमारे से काफ़ी आगे है और हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे में लोग भड़क गए और उन्होंने फिर आंदोलन शुरू कर दिया और वो विघटन का कारण बना। अगला जो फोर्थ हमारा कारण है वो है प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध होना, ठीक ना। गतिरोध मतलब सोवियत संघ के अंदर जो राजनीतिक क्षेत्र है, प्रशासनिक क्षेत्र है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा था। एक ही पार्टी का राज है, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई दूसरी पार्टी आ नहीं रही सत्ता में, कोई दूसरा नेता आ नहीं सकता था दूसरी पार्टी का। तो जो डेवलपमेंट है राजनीति में, प्रशासन में, वो रुक गया, गतिरोध हो गया, स्टे हो गया, ठीक है ना, रुक जाना। और जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना, पांचवा जो कारण है सोवियत संघ के विघटन का, वो है गोर्बाचेव के प्रयत्न। और सोवियत संघ ने सुधार करने की कोशिश तो करी, यूएसएसआर को लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं गोर्बाचेव के प्रयत्नों से लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि हुई और वो उसके विघटन का कारण बना, ठीक है। अगर जनता ने सपोर्ट किया होता, पार्टी के लोगों, पार्टी के नेताओं ने भी गोर्बाचेव को सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो इसकी जो कोशिश थी वो अधूरी रह गई और सोवियत संघ का विघटन हो गया। लास्ट जो छठा कारण है हमारा, वो है राष्ट्रवादी भावना का उदय। भावनाओं का उदय, तो ये लास्ट और सबसे प्रमुख कारणों में से एक है, राष्ट्रवादी भावना का उदय। तो एक तरफ जहां गोर्बाचेव के प्रयत्नों के कारण जनता में राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ, वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ के विशाल आकार और आंतरिक गड़बड़ियों के कारण राष्ट्रवादियों का उदय हुआ। इस प्रकार की जो सबसे ज़्यादा भावनाएं थी, राष्ट्रवादी भावनाएं, वो रूस, बेलारूस और यूक्रेन में थी, और इसी वजह से इन्हीं 3 देशों ने सर्वप्रथम इसके विघटन की घोषणा करी। तो ये सबसे प्रमुख 6 कारण थे विघटन के। लोगों की आकांक्षाओं का पूरा ना होना, पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार, संसाधनों का गलत प्रयोग, राजनीतिक प्रशासनिक रूप से गतिरोध होना, गोर्बाचेव के प्रयत्न और राष्ट्रवादी भावना का उदय। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वैश्विक मानचित्र पर विश्व की राजनीति में, समकालीन राजनीति में क्या परिवर्तन हुए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कारण और परिणाम, ये भी 6 मार्क्स में ही आता है।
तो परिणाम देखते हैं। तो पहला जो परिणाम है वो तो यही हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। शीत युद्ध की समाप्ति। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा, जिसकी शुरुआत 1945 से हुई थी दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, वो 1991 तक चला और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इतने लंबे काल तक जो शीत युद्ध का काल चला आ रहा था वो सोवियत संघ के विघटन के साथ समाप्त हो गया। दूसरा, दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। चैप्टर का नाम यही है, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता है क्या और अंत कैसे हो गया इसका? तो दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है दुनिया का दो भाग में बंटना। मतलब ये नहीं दुनिया के दो टुकड़े होना, बल्कि एक ऐसी दुनिया जो पश्चिमी देशों के साथ है और एक ऐसी दुनिया या ऐसे देश जो पूर्वी देशों के साथ है, पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन। तो इन दो गठबंधन में से, इन दो महाशक्तियों में से, अमेरिका और यूएसएसआर में से जब यूएसएसआर का पतन हो गया, विघटन हो गया 1991 में, तो वो दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, जिसमें अमेरिकी वर्चस्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा यही है, अमेरिकी वर्चस्व। तो वही सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वैश्विक मानचित्र पर एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी वर्चस्व देखने को मिलता है, जिसका मुकाबला ना कोई एक देश ना कोई देशों का गठबंधन मिलकर कर सकता है। तो सबसे बड़ा परिणाम यही है। तो तीन हो गए, सॉरी हाँ, शीत युद्ध की समाप्ति 1, 2 और 3। चौथा हमारा नए राष्ट्रों का उदय। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो उसके गठबंधन में शामिल देश थे, उसके यूनियन के हिस्सा थे, वो अलग हो गए टूट के, और एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ठीक है, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था सोवियत संघ। तो विघटन के पश्चात नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जिनमें से कुछ जो राष्ट्र है वो साम्यवादी को ही अपनाए रखे और कुछ ने पूंजीवादी विचारधारा को अपना लिया, या वो पश्चिमी गठबंधन नाटो में यूरोपीय संघ के हिस्से बन गए। ये परिणाम हुआ, ये बदलाव हुए। उसके बाद जो दोनों महाशक्तियों के बीच में हथियारों की होड़ थी वो समाप्त हो गई। की होड़ की समाप्ति। तो शीत युद्ध की शुरुआत का प्रमुख कारण क्या था? दोनों महाशक्तियों के बीच में जो होड़ शुरू हुई थी वही शीत युद्ध का आरंभ, मतलब उसी का कारण बना, शीत युद्ध की शुरुआत का, हथियारों की होड़। तो जब दोनों महाशक्ति में से एक महाशक्ति खत्म हो गई तो होड़ भी खत्म हो गई, और सबसे बड़ा परिणाम यही हुआ, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। लास्ट जो हमारा छठा है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? रूस को। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, और उनमें सबसे बड़ा शक्तिशाली जो गणराज्य था वो था रूस। और जब सबसे ज़्यादा विरोध भी रूस में ही हो रहा था सोवियत संघ का, मतलब जो भी पुरानी रीतियाँ चली आ रही हैं, दबदबा चला आ रहा कम्युनिस्ट पार्टी का, तो जब इसको रूस ने ही सबसे पहले इसके विघटन की घोषणा करी, और सोवियत संघ के पतन के बाद रूस को ही उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। ये इसका परिणाम हुआ। तो ये 6 परिणाम हुए, शीत युद्ध की समाप्ति, दो ध्रुवीयता का अंत, अमेरिकी वर्चस्व, नए राष्ट्रों का उदय, हथियारों की होड़ की समाप्ति, और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वह शॉक थेरेपी क्या है या क्या थी, और इस मॉडल की विशेषताएं क्या थी, इसके क्या परिणाम हुए। तो शॉक थेरेपी क्या है? तो जिसे बहुत से बताते ही हैं, पढ़ा भी होगा, आघात पहुंचा के उपचार करना। मतलब कैसा आघात? कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सुझाव दिया गया था सोवियत संघ को, रूस को, मतलब कि आपका अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण होगा, विकास होगा, अगर आप इस शॉक थेरेपी के मॉडल को अपना लें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, तरक्की होगी। क्योंकि उस समय सबके सामने क्या एग्जाम्पल था? अमेरिका का। अमेरिका है पूंजीवादी और सबसे विकसित था, और एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी वर्चस्व सबके सामने उभर के आया, ये सबको पता था। तो वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने, ये अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों ने शॉक थेरेपी के मॉडल का सुझाव दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? साम्यवाद के पतन के बाद साम्यवादी से पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण के इस मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुझाया गया था, जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। मतलब शॉक थेरेपी का मॉडल साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाने का मॉडल था। ठीक है, किसके द्वारा सुझाया गया था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड।
मुद्रा कोष, सॉरी हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देता हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इन दोनों के द्वारा सुझाया गया था। और इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें निजी व्यवस्था को अपनाया गया, निजी व्यवस्था, और सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया, और राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया। तो जो भी खासियत पूंजीवाद में होती है, मुक्त व्यापार करना, पूंजीवादी पद्धति से खेती करना, निजीकरण को बढ़ावा देना, वो सारी चीज़ें सोवियत संघ में की गई। क्योंकि सोवियत संघ में पहले क्या था कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था, उत्पादन वितरण सरकार की अनुमति के हिसाब से होता था, ठीक है, सामूहिक फार्म के हिसाब से कार्य होते थे। तो और खेती भी समतामूलक समाज पर आधारित व्यवस्था थी वहाँ पे। तो ऐसे में जब IMF ने और इन दोनों वर्ल्ड बैंक ने मिलकर के शॉक थेरेपी का मॉडल दिया, तो सब कुछ पूंजीवाद की तरह से करना था। तो ये तो डेफिनेशन में मैंने बताया भी कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाने का मॉडल था ये। तो जो भी चीज़ें पूंजीवाद में होती हैं वो सारी चीज़ें शॉक थेरेपी में थी, और इसका परिणाम उल्टा हो गया। ये कहा गया था कि ये मॉडल जो है अच्छा साबित होगा, लेकिन इस मॉडल को असफल होते हुए लोगों ने देखा, और इसके सबसे बुरे परिणाम हुए। क्या हुआ कि एक तो अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो गया, कचरा हो गया। 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचना पड़ा, और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैर-हासिल कहा जाता है, ठीक है। 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया, इतिहास की सबसे बड़ी गैर-हासिल कहा जाता है, ठीक ना, गराज सेल। उसके बाद रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। तो रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल। अब रूबल में गिरावट आ गई तो लोगों की जो जमा पूंजी है वो समाप्त हो गई, ठीक है। सरकारी रियायत के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग जो है गरीबी में पड़ गए। अब सरकार तो रियायती दरों पर उपलब्ध करवाती थी जनता को चीज़ें, अब सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, निजी व्यवस्था को लागू कर दिया, तो ऐसे में गरीबी बढ़ गई, माफिया वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने आर्थिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण कर लिया। और जब रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई, लोगों की जमा पूंजी समाप्त होगी, तो जो वहाँ के रूस के बैंक थे वो भी दिवालिया हो गए, ठीक है। वित्तीय संस्थाएं जो थी, बैंक थे, सब दिवालिया हो गए। लगभग 1500 बैंकों के आसपास यह संस्थाएं जो है दिवालिया हो गई। और सामूहिक खेती प्रणाली की समाप्ति के कारण क्या हुआ कि खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, खाद्य सुरक्षा समाप्त हो गई। तो ये कुछ परिणाम हुए, सारे नेगेटिव परिणाम कई बार पूछे गए हैं, और कई बार क्या हर बार पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने शुरू में बताया कि 100% ये वो क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे, आप इसे छोड़ नहीं सकते। तो प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था, तो ये 1990 की बात है, जब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था। तो 1990 में इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया, और कुवैत को आज़ाद कराने के लिए ही ये प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। तो इराक और अमेरिकी गठबंधन देशों के बीच लड़ी गई इस जंग को गल्फ वॉर या प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। और कारण मैंने आपको बताया क्यों हुआ है कि 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर जो है आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। अब यूएनओ के द्वारा समझाया गया उसको, भाई छोड़ दे इसको, लेकिन वो माना नहीं। तो फिर यूएनओ ने बल प्रयोग की अनुमति दी, और इस बल प्रयोग की अनुमति को राष्ट्रपति जो है अमेरिका के जॉर्ज बुश, उन्होंने इसे नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया, और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत कर दी। और परिणाम क्या हुआ कि इस युद्ध में जो है 34 देशों की मिलीजुली सेना ने भाग लिया, जिसमें से 75% सेना जो है अमेरिका की है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि 34 देशों की मिलीजुली सेना इसमें शामिल थी, जिसमें से 75% आर्मी केवल अमेरिका की है। और इसका परिणाम यही हुआ कि कुवैत को आज़ाद करा लिया गया, ठीक है। और इस युद्ध में स्मार्ट बमों का उपयोग किया गया था, स्मार्ट बम का इस्तेमाल हुआ, और ये एक वीडियो गेम वॉर में परिवर्तित हो गया था। क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग घर बैठे अपने टीवी में से लाइव देख रहे थे, जो कि एक वीडियो गेम वॉर में परिवर्तित हो गया, वीडियो गेम वॉर।
और अंत में इराक यह युद्ध हार गया था और अमेरिका की सेना जो है उसका वर्चस्व दुनिया ने देखा कि उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। अमेरिका को इस युद्ध से काफ़ी फ़ायदा हुआ था क्योंकि जर्मनी, जापान और सऊदी अरब से काफ़ी पैसा बचा था, उसको इतना उसका सारा पैसा खर्च हुआ नहीं था। अरब क्रांति क्या है और इसकी शुरुआत के कारणों का उल्लेख करें। तो अरब क्रांति की शुरुआत जैसे कि ट्यूनीशिया से हुई थी, जो कि उत्तर अफ्रीका का एक देश है, और इसकी शुरुआत वहाँ के एक फल विक्रेता मोहम्मद बावजीजी की हत्या के कारण हुई। और अरब के जितने भी देश हैं वहाँ पे तानाशाही राज है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है। तो इस वजह से भी अरब क्रांति ने काफ़ी जोर पकड़ा मोहम्मद बावजीजी की हत्या के पश्चात। तो बावजीजी की जो हत्या थी उसने एक चिंगारी का काम किया और ये धीरे धीरे ट्यूनीशिया से निकल के सभी अरब देशों में फैल गई और जिसे अरब क्रांति कहते हैं, जो कि 2010 की घटना है ये। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आप जा कर के मेरी वीडियो देख सकते हैं चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये अफ़गान संकट, ये हमारा 10th क्वेश्चन है लास्ट। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो मैं इसको समझाता। आप जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि डिटेल में एक्सप्लेन मैंने कर रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेकंड चैप्टर का जो टॉप 10 क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद वो मैं लेके आऊँगा। गुड बाय।